हेलो स्टूडेंट्स, रिमोट सेंसिंग सीरीज में आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। हम रिमोट सेंसिंग में पढ़ रहे थे कि रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि बिना फील्ड में गए वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन ले लेना विदाउट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। वो करते कैसे हैं कि ऊपर सैटेलाइट है या एरोप्लेन है जिसमें कैमरा या सेंसर्स लगे हो सकते हैं। सन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टारगेट से, अर्थ पर जो अलग अलग टारगेट्स हैं उनसे टकरा के उनके साथ इंट्रैक्शन करके या तो रिफ्लेक्ट होंगे या वहाँ से कुछ इमिट होगी ईएमआर और उसको सेंसर ग्रैब कर लेगा और उसको हमें दो तरह से दे सकता है, तो पिक्चर फॉर्म में जैसे कि ये सामने है या फिर डिजिटल फॉर्म में। जब डिजिटल फॉर्म में आ जाती है तो हम उसको कंप्यूटर की मदद से उसका एनालिसिस करते हैं जिसको कहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। जो डिजिटल डेटा होगा उसको हम विजुअली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे कि आज हम करेंगे विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। दूसरे तरह से क्या है, वो एनालॉग हमें इमेज दे सकता है एक पिक्चर के फॉर्म में जिस पर हम केवल विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन ही कर सकते हैं, उस पर डिजिटल हो नहीं सकती क्योंकि वो डिजिटल डेटा नहीं है। तो फाइनली जितनी अब तक ये जद्दोजहद की थी सीखने में कि रिमोट सेंसिंग, सेंसर्स, टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब हमने पढ़ा, अल्टीमेटली क्या है उससे ये इमेज मिलती है और हमें अब इसकी व्याख्या करनी है। तो अब तक की हमारी जितना भी अध्ययन था, जितनी भी स्टडी थी, वो इसीलिए थी ताकि हम इसके अच्छे से व्याख्या कर सकें, इन पे जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। रिमोट सेंसिंग का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए, एक सही से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि इससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। वही मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम कहीं जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है वो हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये हम इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करके करेंगे उस रिमोट सेंसिंग इमेज की। तो रिमोट सेंसिंग इमेज का जो एनालिसिस है उसमें एक तो सबसे पहले तो यही होगा कि वेरियस जो टारगेट्स हैं इमेज के अंदर, अलग अलग फीचर्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। वो हो सकता है कि नेचुरल हो, एनवायरमेंटल हो या आर्टिफिशियल फीचर्स भी हो सकते हैं और ये डिपिक्ट होगी इमेज पे लाइन, पॉइंट, एरिया के रूप में। ये जो टारगेट वहाँ अंकित होते हैं इमेज के ऊपर, असल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये टारगेट या तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं या उनके द्वारा इमिट होती है, जिसको सेंसर रिकॉर्ड कर लेगा। तो रिकॉर्ड करके हमारे सामने इमेज के फॉर्म में है, सैटेलाइट इमेज या एरियल फोटोग्राफ के रूप में है। तो टारगेट किस तरह से ईएमआर से बिहेव करता है तो उसी तरह से वो वहाँ पर अंकित होती है। अब देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। विजुअल इंटरप्रिटेशन या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो डिजिटल डेटा है उसको उसकी जब प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से तो उसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहेंगे, और अगर उसको विजुअली आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरमेंट करेंगे उसके बाद, तो उसको विजुअल इंटरप्रिटेशन कहेंगे। ये दो ही टेक्निक्स हैं डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस का मतलब है यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, या तो इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट एक इमेज से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर किसी और जो साइड वाइज और कोई डेटा है जैसे टोपो शीट्स है या कोई रिपोर्ट या फोटोग्राफ्स, उनकी मदद से उसको इंटरप्रेट करना। तो हम दो तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिजिटल और विजुअल इंटरप्रिटेशन। तो जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है ये एक ट्रेडिशनल मेथड भी इसको कह देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो रहे थे, रिमोट सेंसिंग इमेज हमें उससे पहले से मिल रही है, तब तो ये सॉफ्टवेयर थे भी नहीं या बहुत महंगे थे या इतना प्रचलन में नहीं था। तो स्टार्टिंग से जो बड़े ट्रेडिशनल रूप से हम पहले से इसको इस्तेमाल करते आए हैं, जो कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है जो टारगेट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या इमिट कर रहा है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। Image interpretation is defined as the art of examining image
कि इमेज को एग्जामिन करने की एक कला है फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, जो इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जजिंग देयर सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, उनका एसोसिएशनल बिहेवियर आदि को हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो पूरा एक तो आइडेंटिफाई करें और बाद में उसका एनालिसिस करें। इंटरप्रेटर्स स्टडी रिमोटली सेंस डेटा एंड अटेम्प्ट थ्रू लॉजिकल प्रोसेस, एक बड़े लॉजिकल प्रोसेस से गुजरता है इंटरप्रेट करने के लिए, जिसमें चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने देख लिया ये वेजिटेशन है, वेजिटेशन कौन सी हो सकती है, ग्रासलैंड हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकते हैं, या क्रॉप्स हो सकती हैं, खेत हो सकते हैं, तो उनको उसके हिसाब से क्लासीफाई करना। मेजरिंग, जो उनका एरिया आया कितने एरिया पे उसकी मेजरमेंट करना, एंड इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंस और फिजिकल कल्चर ऑब्जेक्ट, और फिर उनका सिग्निफिकेंस बताना, यानी कि ये उसका एनालिसिस पार्ट हो जाएगा। जो भी उनका स्पेशल पैटर्न है, उनका रिलेशनशिप है, उन सबका एनालिसिस करना। तो ये सारा का सारा हो जाएगा विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। जब हम फील्ड में होते हैं तो चीज़ों को बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, भाई ये पेड़ है, फॉरेस्ट है, या क्रॉपलैंड है, बिल्ट अप एरिया है, परंतु इमेज के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इजीली वो पहचान में आती नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है? व्हाट मेक्स द इंटरप्रेटर ऑफ इमेजरी मोर डिफिकल्ट देन एवरीडे विजुअल इंटरप्रिटेशन, जो हम डे टू डे लाइफ में इजीली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमेजरी पे ऐसा क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है? एक तो क्या है, वी लूज आवर सेंस ऑफ डेप्थ व्हेन व्यूइंग अ टू डायमेंशनल इमेज। जब हम दो डायमेंशनल इमेज हमें मिलती है तो उसमें डेप्थ का नहीं पता चलता, वो फ्लैट एरिया पर है तो कौन सा आगे कौन सा पीछे, कितना ऊंचाई है, गहराई, वो डेप्थ परसेप्शन हमारी आईज वैसे चारों तरफ तो देख पाते हैं, परंतु इमेजरी में उसके अभाव के अंदर एक तो वहाँ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अनलेस वी कैन व्यू इट स्टीरियोस्कोपिकली, जैसे कुछ सैटेलाइट डेटा को हम स्टीरियोस्कोपिकली भी देख सकते हैं, नहीं 3D व्यू में देख सकते हैं, या एरियल फोटोग्राफ्स तो होते ही है इस तरह से कि हम एक स्टीरियोस्कोप से उसको 3D में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अदरवाइज तो ये उसमें डेप्थ परसेप्शन नहीं होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऑब्जेक्ट को साइड से देखते हैं, उनका साइड का प्रोफाइल दिखता है, जबकि जो चाहे एरियल फोटोग्राफ्स है चाहे सैटेलाइट के थ्रू है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अबव से देखा जाता है, बिल्कुल ऊपर से देखा जाता है, जिससे क्या होता है एक अलग पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं। नॉर्मली हम कोई बिल्डिंग है, उसका ये बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, उसको साइड से देख रहे हैं यहाँ से, ये साइड से, परंतु यहाँ पर एरियल फोटोग्राफ से या रिमोट सेंसिंग में यहाँ इस तरह से देखेंगे तो उसकी कैसे इमेज आएगी, ये तो एक फ्लैट ऊपर छत की इमेज आएगी। तो इस तरह से एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत है, जब खास तौर पे अनफेमिलियर पर्सपेक्टिव में हम जब देखते हैं। और ये अनफेमिलियर पर्सपेक्टिव और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम वेरिंग स्केल, अलग स्केल के अंदर देखते हैं। एक तो जब नॉर्मल तो हम जो देख रहे हैं जितना उनका साइज है उस हिसाब से देख रहे हैं, परंतु मैप में जिस तरह से स्केल रिड्यूस करके आता है, तो एरियल फोटोग्राफ इमेजरी में रिड्यूस स्केल के ऊपर होते हैं कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो बहुत ही रिड्यूस स्केल में होगा, तो वहाँ पर पहचानने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, ख़ास तौर पर जब और छोटा स्केल है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। जो रिकॉग्नाइजेबल डिटेल है, जिस चीज़ों से हम किसी फीचर को आइडेंटिफाई करते हैं, वही फीचर वहाँ नज़र ना आए, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। लास्ट में कि जो भी हम देख रहे हैं वो सारा विजिबल वेवलेंथ में होता है। विजिबल वेवलेंथ का मतलब है 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर के अंदर, इतने को ही हम देख पाते हैं, परंतु रिमोट सेंसिंग में हम इस रेंज से बाहर के भी हम जो वेवलेंथ, रिफ्लेक्टिव वेवलेंथ है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब जब वो रिकॉर्ड होगी तो अब वो इमेज के फॉर्म में कैसे आएगी, आना तो इसी भी पड़ेगा, तो हम उसका एक झूठा रंग दे देते हैं, फॉल्स कलर कंपोजिट बना देते हैं। तो चीज़ें जो नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलती है उससे हमें डिफरेंट तरह से इमेज के अंदर दिखाई देती है। जैसे वेजिटेशन ग्रीन कलर की होती है, परंतु इमेज के अंदर जो FCC है उसमें वो रेड कलर की आएगी, तो वहाँ पर भी चीज़ों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम किस तरह से पहचाने चीज़ों को, फीचर्स को, टारगेट को इमेजरी के ऊपर, तो
उसमें कुछ एलिमेंट्स का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिसको कहेंगे विजुअल एलिमेंट्स, जैसे टोन, शेप, साइज, पैटर्न, टेक्सचर, शेडो, एसोसिएशन। तो आगे अब अगली स्लाइड्स में इन्हीं को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। हालांकि हम इनका यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, चाहे हम कॉन्शियसली देखें, अनकॉन्शियसली जैसे चलते हैं, कौन सा पेड़ है या कौन सी क्रॉप बोई हुई है, हम उसको देख के उसके कलर से, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से, साइज, शेप से पहचानते हैं। उन्हीं को ही यहाँ इस्तेमाल करना है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे टोन एंड कलर को टॉप पे रखा है, इसको फर्स्ट ऑर्डर भी बोल देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कलर या टोन से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। सेकंड ऑर्डर में शेप, साइज, टेक्सचर आ जाएगा, और थर्ड ऑर्डर के अंदर पैटर्न, जहाँ पर हाइट्स, जहाँ स्टीरियोस्कोपिकली हम देख सकते हैं तो हाइट, अदरवाइज तो हाइट उसमें नहीं आइडेंटिफाई होगी। शेडो, साइट, एसोसिएशन, ये थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम किसी इमेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टोन एंड कलर। टोन का मतलब है ब्राइटनेस का, कि रिलेटिव ब्राइटनेस, कि जैसे ब्लैक एंड वाइट के अंदर विशेष तौर पे एक ब्लैक है, एक वाइट है, तो इसके तौर पे कई तरह की शेड्स हो जाएंगी, वो सारी की सारी टोन कहलाएंगी। अब ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर, या जो FCC इस तरह की इमेज है, फॉल्स कलर कंपोजिट, जिसमें कम से कम 3 बैंड्स के कम्बिनेशन से हमें कलर नजर आती है, जब हम इसका सिंगल बैंड देखेंगे तो वो भी ब्लैक एंड वाइट होएगी। तो ब्लैक एंड वाइट में उसमें टोन ही, ब्लैक एंड वाइट के बीच के अलग अलग शेड्स, तब उसको टोन कह देंगे, पर जब वो कलर में आ जाएगी तो कलर आ जाएंगे। तो ये हर ऑब्जेक्ट की रिलेटिव ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टोन आएगी या क्या कलर आएगा। जैसे कहीं पर सॉल्ट पेन है या मिट्टी पड़ी हुई है, जैसे बलुई मिट्टी है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्नो कवर्ड एरिया है, उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो वाटर बॉडीज़ हैं या जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो उनकी ब्राइटनेस कम होगी। तो उस टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ब्राइटनेस कैसी होगी, तो उस सबको कहेंगे टोन या फिर कलर। तो वो एक आधार बनती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। दूसरी बात यह है कि इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने देखा साइज, शेप्स, टेक्सचर, पैटर्न, उनको भी स्टडी करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ देखें, ये रेड कलर से ये जो भी दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, इनका एक अपना साइज है और एक इनका पैटर्न है, कुछ देर पे रिपीट हो रहे हैं कुछ, और उनका एक शेप भी, एक पर्टिकुलर शेप है, जैसे ये उसकी एक पर्टिकुलर शेप है इस तरह से, जो ग्रीन पोर्शन है उसकी एक अपनी शेप है। तो ये कलर के आधार पर हम जो शेप, पैटर्न, साइज, उसको भी जब हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसके अध्ययन में भी ये कलर हेल्पफुल है। अब यहाँ देखें, ये रेड कलर क्या शो कर रहा है। पहले ही बताया था कि जो वेजिटेशंस है वो ग्रीन रंग को तो रिफ्लेक्ट करते हैं, पर उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं इंफ्रारेड को। अब इंफ्रारेड कैप्चर कर लिया सेंसर के द्वारा, अब इंफ्रारेड को किससे दिखाएंगे इमेज के ऊपर, अब उसको झूठे रंग रेड कलर से दिखा देते हैं, तो जो भी वेजिटेशन है वो रेड कलर से नजर आएगी। जहाँ जहाँ ये रेड कलर है वो वेजिटेशन का है, तो कलर से हम अब कहीं पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज़, ये एक देखने में कुछ रिवर जैसे लग रहे हैं, पर ये वाइट या ये इस तरह का कलर है, ब्लूइश कलर है, ये सियान कलर है। तो हम तो देखते हैं कि इसके अंदर पानी नहीं है, जहाँ जहाँ पानी का कंटेंट होगा, जहाँ मॉइस्चर होगी वो ब्लैक हो जाएगा, अदरवाइज जहाँ सूखी नदी होगी, जहाँ रेत पड़ा होगा, वो सियान कलर से, एक ब्लूइश शेड के कलर से वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है बाकी की जगह से। अब ये सियान कलर है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये भी सियान कलर है, पर यहाँ का जो पैटर्न है और यहाँ का पैटर्न में एक फर्क है। तो ये क्या है, ये सेटलमेंट हो सकती है, मकान हो सकते हैं, बहुत सारे मकान, कोई गांव हो सकता है। क्या है,
जो मकान बने होते हैं रेत के ही, तो सीमेंट रेत वगैरह ऊपर प्लास्टर होता है, ये उसके बने होंगे, रेत वही है, तो इसलिए सियान कलर के नज़र आएंगे। तो जो सियान कलर का है तो वो रेत हो सकता है या सेटलमेंट हो सकती है। बाकी चीज़ क्या है, जो कलर अगर सेम है दोनों का, फिर हम उसकी देखते हैं शेप साइज, उससे हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले हम कलर के आधार पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जहाँ पर भी ये चमकीली ये इस तरह से आ रही है, या फिर ये ग्रीन कलर के और पैटर्न बन रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं, उससे डिफरेंट है। हो सकता है खेत है पर खेत के अंदर अभी कुछ नमी हो, कुछ अभी वहाँ पे क्रॉप उग के ना आई हो, खाली पड़े हो, इस तरह के कुछ अलग हो सकते हैं। तो हम कलर के आधार पे एक दूसरे को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आमतौर पे नहीं करते हैं, उसके साथ एक रिलेटेड डेटा को भी हम यूज़ करते हैं। मान लो इसी जगह की टोपो शीट्स है, उसको ऊपर ओवरले एनालिसिस करके देखें, उसके ऊपर करें, टोपो शीट के साथ मैच करें, तो पता चलेगा टोपो शीट पे ये फीचर है, ये रिवर है, तो पता चल गया रिवर ही है। उसके बाद ये बिल्ट अप एरिया है, ये बिल्ट अप एरिया है, या ये वेजिटेशन का एरिया है, यहाँ पे ये बिल्ट अप एरिया। ये मोटे मोटे फीचर्स तो हम टोपो शीट्स की मदद से निकाल लेते हैं। बाकी हम अपना जो भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, उसको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कई बार फिर भी कोई डाउट रह जाता है, या ग्राउंड में एक बार वेरिफिकेशन के लिए जाना भी पड़ता है कि जो हमने क्या वाकई वो है, या डाउट है कहीं पर, तो हम उस साइट पे जाके ग्राउंड वेरिफिकेशन भी करते हैं। वो भी इसका इसेंशियल पार्ट है। रिमोट सेंसिंग का कतई मतलब नहीं है कि 100% उसने रिप्लेस कर दिया है ग्राउंड वेरिफिकेशन या ग्राउंड सर्वे को। बीच में बस ये है कि वहाँ पर उस सिलेक्टेड साइट पे जाके हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो इन सब की मदद से और इन एलिमेंट्स की मदद से ही हम इमेज का इंटरप्रिटेशन सही से कर सकते हैं। अब पहले कलर दिखाए सिंगल बैंड के हैं, तो वही यहाँ पे टोन हो जाएगा। यहाँ जो डार्क कलर के हैं, ये जहाँ देखें जो वेजिटेशन थी जहाँ पर, ये डार्क कलर के हैं। जो खाली पड़े हुए थे बीच बीच में, वो वाइटिश कलर के, लाइट कलर के होंगे। जो बिल्कुल रेत है था जहाँ पे, वो वाइट कलर का आ गया। ये सेटलमेंट थी, पहले ये दोनों सियान कलर के आ रहे थे, तो यहाँ पे वाइट कलर के। तो एक टोन में भी, एक कलर में भी, ब्लैक एंड वाइट में भी उनकी शेड्स चेंज हो जाएगी। तो शेड्स के हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंट बनता है शेप। शेप का मतलब है एक उसकी जनरल फॉर्म, जो भी टारगेट है उसकी क्या फॉर्म है, स्ट्रक्चर या आउटलाइन कह सकते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है। तो शेप से भी एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे इस इमेज में ये इसकी शेप से एक आइडिया मिल गया कि क्या एक नाला हो सकता है, बरसाती नाला है ना, एक रिवलेट, कोई छोटी सी स्ट्रीम है, या इसकी शेप की मदद से वो हमें मिला। यहाँ इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, पैटर्न है कि ये रेक्टेंगुलर फीचर सारी तरह है, तो ये खेत हो सकते हैं। इनकी शेप की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहीं की शेप बिल्कुल स्ट्रेट एज है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, अचानक से मुड़ रहा है, फिर इस तरह से, तो वो मैन मेड फीचर हो सकते हैं। और कुछ नेचुरल फीचर्स हैं, उनकी इरेगुलर होते हैं शेप के अंदर, जैसे कोई फॉरेस्ट है, लेक है, वो इरेगुलर फीचर्स जो होंगे। और कोई मैन मेड है, वो स्ट्रेट एज वाले फीचर्स जो होंगे। अब यहाँ पर देखें, ये एक शेप, ये एक राउंड सी शेप है, और बीच में ये एक रेड कलर का ये इस तरह की शेप है। तो ये क्या, इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये राउंड इस तरह के स्टेडियम हो सकता है, जहाँ चारों तरफ यहाँ सीट्स हैं, सियान कलर है, कंक्रीट है, और बीच में ग्रास लगाई हुई है, गोल वो एक बन रहा है। तो हम इसकी तरह से एक शेप से चीज़ों को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये शेप, ये सर्कल होगा, और ये रोड जा रही है इधर से, है ना, इसकी शेप के शार्प एज बने हुए हैं, ये जा रहे हैं। और ये सेक्टर हो सकता है कोई, ठीक है, ये एक सेक्टर हो सकता है, ये कुछ प्लेग्राउंड, कोई कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उनकी शेप से ही आइडिया ले सकते हैं। फिर है साइज बेसिकली डिपेंड करता है स्केल से। अगर कोई छोटे स्केल पे बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे उस पर कई भी फीचर्स, और स्केल बड़ा है तो रिलेटिवली बड़े भी वहाँ पर दिखाई देंगे। साइज का एक तो एब्सोल्यूट साइज हो जाता है। जैसे कोई फुटबॉल ग्राउंड है, उसका हमें पता है क्या साइज हो सकता है, और स्केल से मल्टीप्लाई करके देख लें क्या ये उतना बड़ा है, तो आइडिया हो जाएगा फुटबॉल ग्राउंड है।
एक तो एब्सोल्यूट साइज है, दूसरा होगा रिलेटिव साइज, एक का दूसरे के संदर्भ में। अगर कोई एक बहुत बड़े कोई वाटर बॉडी है तो उसको हम देख लेंगे भी कोई लेक हो सकती है। अगर वही कोई छोटे इलाके के अंदर है, कोई जोहड़ हो सकता है, तो शेप जबकि दोनों की एक जैसी हो सकती है, बस साइज में फ़र्क होता है। तो रिलेटिव साइज से हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कहीं रोड के किनारे कोई बहुत बड़े बड़े रेक्टेंगुलर यहाँ शेड डले हुए हैं, तो वो वेयर हाउस हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं। परंतु कहीं कोई छोटे छोटे ये रेक्टेंगुलर है सेम साइज के, तो वो रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है। तो साइज से भी हम एक क्विक अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, उसे देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या हो सकती है। वहाँ पर यहाँ पे देखें साइज, ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर से बने ये सेटलमेंट हो सकते हैं, घर हो सकते हैं। पर यहाँ पर एक देखते हैं, इसमें यहाँ पर एक बिल्ट अप एरिया है, बाकी खाली जगह है। ये कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप कुछ, या स्कूल कॉलेज हो सकता है, जबकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। तो शेप से भी हम और इनके साइज से, ये छोटा साइज है बड़ा साइज, तो उससे अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पैटर्न बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैटर्न का मतलब है किसी भी जो विजिबली एक एक छोटी चीज़ को देख सकते हैं, उनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ विजुअली डिसर्निबल ऑब्जेक्ट। डिसर्निबल ऑब्जेक्ट का मतलब जो हम एक को दूसरे से आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। यहाँ हम एक एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो इस तरह से अरेंज है। फिर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से, ये एक लाइन के अंदर अरेंज है। इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसी को पैटर्न कहते हैं। तो इस पैटर्न से आइडिया हो जाएगा कौन सी क्या चीज़ है। जैसे इसके अंदर अगर पैटर्न देखते हैं इन चीज़ों का, ये रेक्टेंगुलर इधर उधर बिखरे हुए, इन पैटर्न से क्लियर ये कट पता चलता है ये कि खेत है। फिर यहाँ का पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड ये जो सेटलमेंट एरिया है, उससे बिल्कुल अलग है। कलर से तो है ही, एक पैटर्न से भी एक अलग वो मिल जाएगा। एक और एग्जांपल के तौर पे समझे, मान लो कोई ये सेम एरिया है, रेड यहाँ पर कलर है, पर एक तो रेड कलर इस तरह से एक लाइन के अंदर अरेंज होता है इस तरह से, और यहाँ पर बड़े इरेगुलर मैनर के अंदर रेड कलर इधर उधर है। तो क्या इसके है कि यहाँ पे हो सकता है पेड़ लगे हुए हों, ट्रीज हो, और यहाँ पर भी ट्रीज है, पर जब हैफर्जेड मैनर में, इरेगुलर मैनर में होगा तो कोई फॉरेस्ट एरिया होगा, और ये कोई प्लांटेड है, कोई बाग होगा, ऑर्चिड हो सकता है, एक प्लांटेशन है। तो इसके पैटर्न से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों में। अब बात करते हैं टेक्सचर की। टेक्सचर जैसे कोई बड़ा कोर्स टेक्सचर है, जैसे कहीं रोड बना रहे हैं, तो रोड पे क्या है, बनने से पहले में पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनका क्या है, कोर्स टेक्सचर है कि रफ सरफेस है। पर रोड बनने के बाद, रोलर चलने के बाद वो स्मूथ हो गया, तो अब उसका स्मूथ टेक्सचर है। तो इमेज के ऊपर भी हम देखते हैं कि कहीं पर रफ टेक्सचर हो सकता है, कहीं पर स्मूथ टेक्सचर हो सकता है। डायग्राम से, इस इमेज से समझें, ये जो एरिया है यहाँ के अंदर आपको स्मूथ टेक्सचर मिलेगा, और यहाँ पर जो ये पोर्शन है इसके अंदर रफ डॉटेड डॉटेड से दिखाई देंगे, ये रफ टेक्सचर है। तो इस टेक्सचर में जहाँ फर्क आएगा उस से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो रफ टेक्सचर कहाँ बनेगा, जब मोटल्ड टोन धब्बे धब्बे से होंगे, वहाँ पर होंगे, क्या होगा, जो ग्रे लेवल है ना, टोन है, कलर है, उसको एब्रप्टली चेंज हो जाता है इन स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में चेंज होगा। जैसे यहाँ पर जल्दी जल्दी चेंज हो गया यहाँ पर कलर में, और एक पोर्शन है वहाँ पर काफ़ी बड़े, उसके अंदर उतनी स्पीड से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा, यहाँ पर कोर्स टेक्सचर आ जाएगा। तो स्मूथ टेक्सचर्स वुड हैव वेरी लिटिल टोन वेरिएशन। स्मूथ टेक्सचर में जो टोनल वेरिएशन है वो बहुत ही कम होगी, और जबकि कोर्स के अंदर ये एब्रप्ट चेंज हो जाएगा, बड़ी तेज़ी से कलर या टोन वेरिएशन चेंज हो जाएगी। जब स्मूथ टेक्सचर होगा तो इसका वो कब होगा, जब कोई यूनिफॉर्म इवन सरफेस होगा। यूनिफॉर्म इवन सरफेस, जैसे कि खेत हो सकते हैं, सड़क पे जो तारकोल बिछा हुआ है, एस्फॉल्ट हो सकते हैं, ग्रास लैंड हो सकते हैं। कभी विजिट करो सरसों या गेहूं के खेतों के बीच में से, तो देखेंगे एक ही हाइट के होंगे वो,
बिल्कुल बिछे होंगे, जैसे दूर से देखें तो ग्रासलैंड की तरह बिल्कुल स्मूथ उसका कवरिंग होगी। तो इस तरह के जब सैटेलाइट इमेजरी में आएगा तो स्मूथ टेक्सचर बनाएगा। और दूसरी तरफ अगर पेड़ को देखते हैं तो इस तरह की कैनोपी ऊपर से देखेंगे यूं यूं गुच्छे गुच्छे के अंदर होगी, तो उनमें तेजी से वो इतने स्मूथ नहीं होंगे, तो वहाँ पे वो कोर्स टेक्सचर पैदा करेंगे। तो जो भी स्मूथ टेक्सचर के होंगे वहाँ पे यूनिफॉर्म इवन सरफेस होगा, और जहाँ पर रफ सरफेस होगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि फॉरेस्ट कैनोपी होती है, वो रफ टेक्सचर से प्रदर्शित होंगे सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर। तो यहाँ पे रफ टेक्सचर है, यहाँ पे स्मूथ। जहाँ स्मूथ टेक्सचर है वो खेत हो सकते हैं, जो ये रफ टेक्सचर है ये जंगल हो सकता है, फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। तो टेक्सचर के बेस पे हम देखो दोनों की सेम टोन है, सेम कलर से दिखाए हुए हैं दोनों के दोनों, पर यहाँ पर हम उससे टेक्सचर से एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब है शेडो। हालांकि शेडो जहाँ पर पड़ती है, कोई भी फीचर है उसकी शेडो गिरी जहाँ शेडो पड़ती है, हालांकि वो फीचर को जो और वहाँ पे फीचर है उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, तो चीज़ों को ढक लेती है, वहाँ पे हमें शेडो का नुकसान होता है। परंतु उसका एक फ़ायदा भी है शेडो का, कि शेडो क्या है उसका एक, जहाँ किसी बिल्डिंग या किसी फीचर की शेडो जब पड़ती है तो उसका प्रोफाइल नज़र आएगा। जैसे वाटर टैंक को अगर हम सैटेलाइट इमेजरी या एरियल फोटोग्राफ से देखें, वो ऊपर से गोल, क्यों आमतौर पे क्या होता है इस तरह का होगा ना, यहाँ से एक इस तरह का ऊपर टैंक बना होगा, नीचे से ऊपर एलिवेटेड पोर्शन होगा, या ये राउंड होगा इस तरह का राउंड, और ये टैंक साइड से देखेगा तो इस तरह से नजर आएगा ये। पर जब टॉप से अब इसको देखते हैं, साइड से तो ऐसा है, टॉप से ये इस तरह का नजर आएगा। पर जब इसकी शेड पड़ेगी, मान लो यहाँ शेड पड़ रही है तो इस तरह की शेड यहाँ पड़ेगी, तो ये प्रोफाइल नजर आएगा। ऊपर से देखेंगे तो इसका साइड एक तरह से प्रोफाइल नजर आएगा, और चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो शेड भी इस तरह से हेल्पफुल होती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ इमेज में ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये शेड है। असल में तो ये 2 डायमेंशनल इमेज है, वो यहाँ गहराई का परसेप्शन या ऊंचाई का पता नहीं चलता, पर क्योंकि शेड है और इस तरफ शेड है, तो ये इस फीचर की शेड है यहाँ पे, तो ये जो फीचर है ये इसके साथ ये वाला फीचर है, ये इसकी शेड पड़ रही है, सन यहाँ पर है, तो अब ये कहेंगे ऊंचा एक एलिवेटेड फीचर है, यानी कि एक रिज की तरह से है। ठीक है, उसकी एक साइड हमें पता चल रही है, रिज की साइड इस तरह से, तो हम चीज़ को रिज को अब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर शेड नहीं होती तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहाँ पर भी तो कुछ होगा ना पहले से ही, तो उसको पर इसने शेड ने ढक लिया, ये उसका नुकसान भी है साथ के साथ। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन का मतलब है कोई एक चीज़ है वो दूसरे के एसोसिएशन से उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें इजीली पता चल जाती हैं, पर उसके साथ में कोई और चीज़ है वो हो सकता है पता ना चले इजीली भाई वो क्या चीज़ है, तो उसके साथ के संदर्भ में अगर समझेंगे तो पता चल जाएगा। जिस तरह से कोई रोड है, रोड के साथ साथ बड़े बड़े शेड हैं, तो ये पता चल सकता है रोड के किनारे इतने बड़े भी रेजिडेंशियल तो एरिया हो नहीं सकता, या वेयर हाउस होंगे या बिल्डिंग हो सकती है। तो इस तरह से रोड के साथ बड़े बड़े बॉक्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स देख के हम एक आइडिया ले सकते हैं। पर दूसरी तरह मेन हाईवे यहाँ पर है, पर उससे साथ में सब हाईवे या वो रोड निकल रही है, कोई पोर्शन है बीच में प्लेग्राउंड है, पार्क है, गलियाँ हैं और रेजिडेंशियल एरिया है, तो उसे पता चल जाएगा ये रेजिडेंशियल एरिया है, कोई स्कूल भी बीच में है। तो इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी चीज़ों के एसोसिएशन में। या कहीं पे इसी तरह से बड़े बड़े कुछ शेड्स बने हुए हैं और यहाँ से कोई ये चिमनी बनी हुई है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो आइडिया हो सकता है भी कोई इंडस्ट्री हो सकती है। और ऐसे बड़े बड़े अगर कुछ वो चिमनी स्टैक्स बने हुए हैं जिससे धुआं निकल रहा है, बेस उनका थोड़ा बाहर की तरफ है, चौड़ा है, तो ये थर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं। तो उन जो एसोसिएटेड और दूसरे फीचर्स हैं उनके एसोसिएशन में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं।
अब यहाँ पर सॉल्ट पैचेस दिखाए हैं और सॉल्ट प्रोडक्शन यूनिट है। एक तो देखें ये सारा जो पोर्शन है इसकी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, वाइट कलर से नज़र आ रही है। तो वाइट क्या या तो स्नो हो सकती है या फिर सॉल्ट हो सकता है, जो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। तो वहाँ उसकी देखेंगे लोकेशन भी देखते हैं, उसकी साइट भी देखते हैं कहाँ पर ये लोकेटेड है। अगर ये कोई ठंडे इलाकों के अंदर है या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है तो वहाँ पर ये स्नो हो सकती है। पर सी के साथ है, कोई लेक के पास है, तो वहाँ पर हम देखते हैं भाई वहाँ पे स्नो के कम चांसेस होंगे, और खासतौर पर ट्रॉपिकल एरियाज में है तो वहाँ सॉल्ट हो सकता है कि सी के पास ये सॉल्ट पेन है और यहाँ पे कोई आसपास कोई स्ट्रक्चर भी खड़े हुए हैं तो वो सॉल्ट प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है। और यहाँ पे वेजिटेशन की कमी है, बहुत दूर दूर अलग वेजिटेशन, मेन एरिया में वेजिटेशन नहीं है। तो इन तीनों चारों फैक्टर को अगर एसोसिएट करें तो पता चल जाएगा कि ये एक सॉल्ट प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है, नमक बनाने की जगह हो सकती है समुद्र के किनारे या किसी लेक के किनारे। तो हाइट फैक्टर पड़ता है जहाँ पे 3D इमेज हमें मिलती है, स्टीरियोस्कोपिकली हम जहाँ देख सकते हैं दो चीज़ों को, जहाँ ओवरलैपिंग करके दो जैसे एरियल फोटोग्राफ्स है तब उनको स्टीरियोस्कोप में देखते हैं तो 3D मॉडल मिलेगा हाइट से। तो हाइट के कंपैरिजन में एक को दूसरे कंपैरिजन में उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, ज़्यादा ऊंची है और इसके अंदर एक पैटर्न देख रहे हैं विंडोज़ का, तो ये हो सकता है कोई रेजिडेंशियल कोई अपार्टमेंट है, साथ में पार्किंग एरिया है। ऑफिशियल भी हो सकती है कहीं पर कि भी कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है तो, पर ऑफिशियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाकी और फैक्टर के साथ एसोसिएशन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उसकी हाइट के हिसाब से भी हम, पर ये फैक्ट्री नहीं हो सकती है ना, जो सड़कों के किनारे फैक्ट्री है वो 1 मंजिल 2 मंजिल तक हो सकती है, ये 30-30 मंजिल ऊपर या तो ये कोई ऑफिसेज की साइट हो सकती है या रेजिडेंशियल एरिया है, पर ये फैक्ट्री एरिया नहीं हो सकता। तो हम इस तरह से हाइट से भी एक आइडिया लेते हैं कि क्या चीज़ वहाँ पर है। और अल्टीमेटली ये सारे हेल्पफुल तो होते हैं, पर जो इंटरप्रेटर है उसका नॉलेज, उसके धरातल का कितना उसको अच्छा नॉलेज है, उसकी फील्ड विजिट है ना, सब्जेक्ट का उसके पास कितनी कमांड है, उसके ऊपर भी इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी दिए हैं, इनको एक बार स्टडी करना। व्हाट इज द इमेज इंटरप्रिटेशन, इमेज इंटरप्रिटेशन क्या है। व्हाट और ऑल द टाइप्स ऑफ द इमेज इंटरप्रिटेशन, जैसे डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन है, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन है। तो विजुअल का क्या मतलब है, जब विजुअली हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका जज करते हैं सिग्निफिकेंस, वो विजुअल इंटरप्रिटेशन हो गई। फोटो इंटरप्रिटेशन, किसी एरियल फोटोग्राफ्स है ना, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। व्हाट इज इमेज रीडिंग, हम इमेज के ऊपर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बस कोई अभी एनालिसिस पार्ट नहीं कर रहे, मेजरमेंट नहीं कर रहे, तो वो इमेज रीडिंग हो गई। इमेज मेजरमेंट है, इमेज रीडिंग के बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको क्लासीफाई कर लिया ग्रुप्स के अंदर, अब उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, उनका एरिया निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, तो वो इमेज मेजरमेंट हो जाएगी। इमेज एनालिसिस क्या, उसके एक फिर आगे का स्टेप है, जब हम उसके स्पेशल रिलेशनशिप को, एक का दूसरे के साथ क्या स्पेशल रिलेशनशिप है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको इमेज इंटरप्रिटेशन कैसे कह सकते हैं। जैसे कोई रिवर जा रही है, यहाँ से रिवर के आसपास देखें ये सारे एक पैटर्न बने हैं, यानी कि यहाँ पे क्रॉप लैंड है, तो यहाँ से इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है, उसको नमी मिल रही है, तो वहाँ पर क्रॉप लैंड है, ये इसका स्पेशल बिहेवियर है, सिग्निफिकेंस। इस तरह से हम किसी भी फीचर्स का उनका सिग्निफिकेंस पता लगाते हैं। व्हाट इज थीमेटिक मैप, जब इंटरप्रिटेशन कर लिया उसके बाद चीज़ों को क्लासीफाई कर लिया, ग्रुपिंग कर ली, तो अब उसको मैप बनाएंगे, उस मैप को कहेंगे थीमेटिक मैप, या एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन को उस मैप के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो इमेज इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अभी पढ़ा जो इसका शेप, साइज, शेडो, टेक्सचर, पैटर्न, ये सब आ जाएंगे। अब इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन, जो अभी हमने एलिमेंट्स कर रहे थे वो क्या हैं, इमेज इंटरप्रिटेशन के एलिमेंट्स कितने हैं उनको बताना है, और हाउ दीज एलिमेंट्स हेल्प
अस टू इंटरप्रेट द रिमोट सेंसिंग इमेजरी। तो रिमोट सेंसिंग इमेजरी को इंटरप्रेट करने में वो किस तरह से सहायक होते हैं। तो उम्मीद है ये बड़े इजी से क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट कर लोगे और अक्सर ये आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।